Hello students, welcome to Study IQ. So today in this video we'll be analyzing the CSAT paper that took place on 5th of June and the set that we are following is set A. ठीक है, तो before starting with the discussion, let's have a short analysis कि how was the paper and what was the difficulty level of the paper. ठीक है, अगर हम analysis की बात करें reading comprehension consisted of 25 questions which were of basically अगर हम इनकी difficulty level की बात करेंगे तो ये easy से moderate level के questions थे. अभी तक हमने देखा था कि जो RC आता है वो थोड़ा सा difficult आता है, but this time UPSC ने ऐसा नहीं किया. RC was very easy in comparison to quantitative aptitude and reasoning part. ठीक है, सेकेंड पार्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपके अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस थे 55. ठीक है, दिस सेक्शन वाज बेसिकली मॉडरेट टू डिफिकल्ट. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि सीसैट का पेपर कैसा था, तो सीसैट का पेपर वाज बेसिकली मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, जो जनरली हमने देखा है यूपीएससी फॉलो कर रही है. ठीक है, इससे एक एनालिसिस हम देखते हैं कि पिछले 3 या 4 साल से जो यूपीएससी का सीसैट का पेपर है इट हैज बिकम डिफिकल्ट एवरी ईयर. ठीक है, इसका एक रीजन ये है कि इवन दो सीसैट इज क्वालिफाइंग, आपको सिर्फ उसमें 66 मार्क्स लेकर आना है, बट यूपीएससी वांट कि स्टूडेंट शुड बी वेल वर्स इन सीसैट, उसको सब आता हो. तो अगर अब आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, दे आर नॉट डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, ये चीज नहीं है. इंस्टेड यूपीएससी इज फॉलोइंग मोर ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी. ठीक है, कि स्टूडेंट शुड बी वेल वर्स्ड व्हाट विद द कंसेप्ट्स, कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या बात कर रहा है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अप्लाइंग अ फॉर्मूला एंड गेटिंग एन आंसर. ये चीज इन क्वेश्चन में जनरली नहीं है. ठीक है, तो सीसेट क्वालिफाइंग है, बट सीसेट की वजह से हर बारी हम देख रहे हैं कट ऑफ कम की होती जा रही है. उसका बहुत बड़ा एक रीजन है सीसेट का पेपर. मेनी स्टूडेंट्स दे आर स्कोरिंग वेरी वेल इन द पेपर 1, बट उनका सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाता इवन दो इट्स 33% मार्क्स और 66 मार्क्स. ठीक है, तो इस पेपर को लाइटली नहीं लेना है, और ये यूपीएससी ने इस बारी भी इस पेपर में बता दिया है कि सीसेट अगर आप लाइटली लोगे तो देयर आर वेरी हाई प्रोबेबल चांसेस कि सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट. तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है इट इज बेस्ड अपॉन अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड अगर आप पैसेज में अगर पढ़ेंगे ना, ऑप्शन 3 जो है हमारा एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग, अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच. अनसस्टेनेबिलिटी नहीं है, अनसस्टेनेबिलिटी है जिसको काउंटर करने के लिए रिसाइकलिंग करनी चाहिए. ठीक है, ये पैसेज में दिया हुआ है. एज अ रिजल्ट ऑप्शन 3 विल बी एलिमिनेटेड एंड हमारे पास ऑप्शन ए रह जाएगा 1 एंड 2. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Developed countries can support developing countries' transition to sustainable human development by making clean energy resources available at low cost. देखो ये बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है. ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, यहां पर लिखा है some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling and investing in public transport and infrastructure, but most developing countries are hampered by the high cost and low availability of clean energy sources. ठीक है, तो अगर ये चीज मिलेगी डेवलपिंग कंट्रीज को तो वो ट्रांजिशन कर पाएंगे. तो मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इंप्रूविंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ये भी बिल्कुल ठीक है. ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करी है यहां पर इसने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की. तीसरा पॉइंट है एनकरेजिंग देम टू चेंज द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पैटर्न. देखो कंजप्शन पैटर्न की और प्रोडक्शन की कहीं पर कोई जिक्र नहीं है दूर दूर तक, तो ऑप्शन 3 हमारा सही नहीं है. तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट वन. ठीक है, 1 एंड 2. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
according to the passage given above, deforestation and denudation will ultimately lead to which of the following? ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है ना, शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन. देखो अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो लैंड विल इंक्रीज. ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहां से हम एलिमिनेट कर देंगे, और ऑप्शन 2 एलिमिनेट करने के बाद वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन सी 1 and 3. ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है. उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 20 10 10 15 30 75 एक्स. देखो ये क्या कह रहा है, 20 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 10 है ना. फिर बोल रहा है 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, फिर 10 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 15, फिर 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, 30 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 75. तो 75 इंटू 3 हो जाएगा, वो हो जाएगा 225. ठीक है, सीक्वेंस समझ में आया, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया. ठीक, अगला क्वेश्चन देखें. अगला क्वेश्चन कह रहा है A, B, an identity card has the number A, B, C, D, E, F, G, not necessarily in that order where each letter represents a distinct digit 1, 2, 4, 5, 7, 8 and 9. The number is divisible by 9. देखो अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है ना, डिविजिबिलिटी रूल्स. तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है. 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि समेशन अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा. ठीक है, आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6. अगर 6 से डिविजिबल है तो क्या मतलब 2 and 3 से डिविजिबल है. आफ्टर डिलीटिंग 2 digits फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5. यार देखो इसने ना हिंट दे दिया यहां पे. इसने बोला है कि जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल बाय 9 है. फिर उसके बाद एक डिजिट कम करके द नंबर इज डिविजिबल बाय 6. फिर एक डिजिट कम करके द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. 5 से अगर नंबर डिविजिबल है ना तो यानी कि एंड में 0 या 5 होगा, है ना. अब हमारे यहां पे 0 का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि जो मेरे पास थर्ड डिजिट है ना वो मेरी 5 फिक्स हो गई. ठीक, फिर क्या बोल रहा है वो, आफ्टर डिलीटिंग 3 digits फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4. 4 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब है कि लास्ट की 2 digits जो होंगी वो 4 से डिविजिबल होंगी. उसके बाद आफ्टर डिलीटिंग 4 digits फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3. उसके बाद एक नंबर और कम किया तो इट इज डिविजिबल बाय 3, है ना. आफ्टर डिलीटिंग 5 digits द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. एक डिजिट और कम करी तो नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ठीक, ये हमें दे रहा है. फिर क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ द मिडल 3 digits ऑफ द नंबर. मिडल की जो 3 digits है दिस, इसका हमें समेशन पूछा है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ द समेशन. ठीक है ना. देखो 8 9 10 11 and 12. अब देखो यार हमें क्या बोला है कि ये जो नंबर है 4 digits वाला इट इज डिविजिबल बाय 4. तो यानी कि यहां पर इवन नंबर आएगा, करेक्ट. फिर उसके बाद क्या बोला है, ये भी इवन होगा एंड दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9. ठीक, अब जब हम इसको यूज करेंगे ना तो द ऑप्शन दैट विल गेट इज ऑप्शन ए. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो. 2 friends X and Y स्टार्ट रनिंग. देखो क्या कह रहा है, देयर आर 2 friends X and Y, दे स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर. यानी कि 2 फ्रेंड्स हैं, वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं 50 मीटर के लिए. ठीक है, सेम डायरेक्शन दोनों गए. उसके बाद क्या बोलता है,
एक्स टर्न्स राइट एंड रन 60 मीटर, ऐसे आए, एक्स ने राइट लिया और 60 मीटर चला गया, ये एक्स है। वाइल वाई टर्न्स लेफ्ट एंड रन 40 मीटर, जबकि वाई इधर आया 40 मीटर और ये वाई है। उसके बाद क्या बोला, एक्स ने लेफ्ट लिया और 50 मीटर गया, एक्स ने लेफ्ट लिया और 50 मीटर आया, ठीक, तो एक्स अभी यहां पे है। फिर क्या बोला, वाई ने राइट लिया और 50 मीटर आया, वाई ने राइट लिया और 50 मीटर आया, ठीक है। हमें क्या बताना है, हाउ फार आर टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ, दोनों फ्रेंड्स आपस में कितनी दूर है। यार देखो, दोनों का ही जो 50 मीटर है, ये तो दोनों का सेम है ना डिस्टेंस, तो अपार्ट कितना हुआ, 40 + 60 हो गया ना, तो यानी कि 100 मीटर्स अपार्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहां पे, है ना, ऑप्शन ए, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। यार सेम टाइप का क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, ठीक है, उसमें अगले साल की बात करी थी। यार इसमें सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, मैं समझा देता हूं। जब भी हम 300, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें, ठीक है, तो कितना आता है, 364 इजीली डिविजिबल है +1, तो एक दिन हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आज 5 जून 2022 को संडे है, तो अगले साल 5 जून 2022 को क्या होगा, इट विल बी मंडे, क्योंकि 4 जून 2023 को संडे होगा, तो 5 जून को मंडे हो जाएगा, क्योंकि एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा है। लेकिन जो हमारा लीप ईयर होता है 24, 28, 32, 36, इन सब में जो ये ऑड डेज होते हैं ना, ये होता है 364 + 2, समझ गए। तो अगर अब हम बात करें 2023 में एक ऑड है, 2024 में 2, 25 में 1, 26 में 1, 27 में 1, 28 में 2, 29 में 1, 30 में 1, 31 में 1, 32 में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 33 अगर ऐड करा तो 1 आ गया। तो यानी कि 2033 में 14 दिन हो गए, 14 दिन मतलब कि 2 वीक्स हो गए। तो मैं इससे ये बोल सकता हूं 5 जून 2033 वुड बी संडे, है ना। इसी से हम 44 कैलकुलेट करेंगे, 55 करेंगे, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो 5 जून 2099 हमारा फ्राइडे आएगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि इसमें से कौन सा दिन हमारा संडे है, ये पूछा है। तो संडे हमारा 5 जून अगर फ्राइडे है, तो संडे क्या हो जाएगा, 7 जून हो जाएगा, जो हमसे पूछा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अ बिल फॉर 1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपीज, 20 रुपीज एंड 10 रुपीज, ठीक है। फिर वो बोलता है 50 नोट्स इन ऑल आर, हमने जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स यूज किए ना, वो हमने 50 किए, ठीक है। अब वो बोलता है 25 नोट्स ऑफ 50 आर यूज्ड एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10। यार ये क्वेश्चन सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से था या कॉमन सेंस से था। अगर मैंने 25 नोट 50 रुपए के यूज करे, तो मैंने कितने रुपए करे, 50 × 25 यानी कि 1250। तो मेरे पास कितने पैसे बच गए, 1350, 1450, 1550, 1600, 1700, 1800, यानी कि 610 बच गए। और मेरे पास कितने नोट बचे, 25। अगर मैं सारे के सारे 20 रुपए भी मानूं, तो 25 नोट 20 रुपए के तो 500 रुपए तो बने, है ना। तो यानी कि 110 रुपए तो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 मेरा वो हो गया, निग्लेक्ट हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सेम लॉजिक लगेगा यहां पर। 35 नोट्स अगर 20 रुपए के हैं, तो मतलब 700 रुपए हुए, यानी कि 1140 बचे।
अब 1140, अगर मेरे पास 15 नोट बचे, मैं 50 रुपए के 15 यूज कर लूं तो वो भी 750 हुए। ये तो 1140 चाहिए, तो ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट। ऑप्शन 3 क्या कह रहे हैं, 20 नोट करे 10 रुपए के, यानी कि 200 रुपए यूज करे, तो कितने बचे, 30 नोट बचे। सारे मैंने 50 रुपए के करे तो भी 1500 हुए, तो यानी कि 1700 हुए टोटल। चाहिए कितने, 1840, तो मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इसका फिर ऑप्शन क्या है, इसका हमारा ऑप्शन डी हुआ, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट, हमारे तीनों नॉट करेक्ट आ गए, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। ठीक है, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, दिस वाज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखो कैसे, हमें बोला है कि इन चारों में सबसे छोटा नंबर क्या है। एक नंबर दिया 2 की पावर 40, एक दिया 3 की पावर 21, फिर दिया 4 की पावर 18। यार मैं 4 की पावर 18 को 2 की पावर 18 लिख सकता हूं, यानी कि इसको मैं 2 की पावर 36 लिख सकता हूं, है ना। और तीसरा क्या है, 8 की पावर 12, 8 की पावर 12 को भी मैं 2 की पावर 36 लिख सकता हूं। और हमसे क्या बोला है, छोटा नंबर। यार देखो 2 की पावर 40 एंड 2 की पावर 36 में 2 की पावर 36 छोटा है, तो मुझे कंपेयर क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है 2 की पावर 36 एंड 3 की पावर 21, है ना यार। अब देखो 2 की पावर 36 को मैं 4 की पावर 18 लिख सकता हूं, यही जो लिखा हुआ था बेसिकली। अब देखो 4 की पावर 18 एंड 3 की पावर 21, खुद बताओ क्या छोटा होगा। 3 की पावर 21 छोटा होगा ना, क्योंकि ऑल्दो 3 उसका पावर ज्यादा है, बट यहां पे नंबर 4 है, और 4 को जब हम मैग्नीफाई करेंगे 18 से तो वो कितना एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा, है ना। तो 3 की पावर 21 वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक, देखो अब इसमें कुछ हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ कंसेप्चुअली सोचा एंड वी वर एबल टू मार्क द आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिजिट्स 1 to 9 आर अरेंज्ड इन 3 rows in such a way that each row contains 3 digits and the number formed in the second row is twice the number formed in the first row and the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row. Repetition of digit allowed नहीं है। पहली रो में 4 डिजिट्स में से, इसी 4 में से 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, समझ आया। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला, ठीक, तो स्टार्ट करें एक्सप्लेनेशन। यार देखो 2, 3, 7 एंड 9, ये 4 मेरे पास पॉसिबिलिटीज है, और उसने बोला अगर पहली रो में जो है वैल्यू, इसका डबल, ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा इधर एंड थ्राइस ऑफ दिस हो जाएगा इधर थर्ड रो में, है ना यार। और सारे 3 डिजिट है, ये भी मुझे पता है यार। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैंने 7 से स्टार्ट किया तो इसका तो डबल ही 4 डिजिट हो जाएगा, तो 7 तो मैं यूज ही नहीं कर सकता, 7 नहीं कर सकता तो 9 नहीं कर सकता। तो मैं यूज क्या क्या कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं 2 से स्टार्टिंग एंड 3 से स्टार्टिंग, है ना। अब देखो 2 से कितने वेरिएबल्स बनते हैं, देखो क्या क्या बनता है 2 से। 2 से बनता है 237, 273, फिर 293, 297, है ना। फिर बनता है 279, 297, सॉरी 273। एक सेकेंड, देखो क्या क्या बनेगा, 237 बनेगा, 237, फिर बनेगा 239, फिर 273, 279, फिर 293, 297, है ना। क्योंकि इन तीनों का अगर मैं ट्रिपल भी करूंगा तो वो 1000 से कम है, तो ये 6 मेरे लिए एलिजिबल है। फिर उसके बाद 327, 372 करूंगा ना तो उसका ट्रिपल 1000 से ज्यादा है, तो वो नहीं होगा।
ठीक है, 329, इसका डबल ट्रिपल भी करूंगा तो वो मेरा कम है। अब इसमें देखो फॉलो क्या क्या हो रहा है, टू और रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। 237 का डबल क्या होता है, 474, 7 डबल हो रहा है, तो यानी कि 237 एलिमिनेट हो गया, है ना। 239 का क्या हुआ, 239 यानी कि 478, 478 बचा, मतलब हमारे पास डिजिट्स क्या क्या बची है, 1, 5 एंड 6, और इसका डबल क्या होएगा 600 प्लस 339, तो ये 700 समथिंग होगा, तो यानी कि 7 से फिर रिपीटिशन हो गया, तो 239 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। 273 देखते हैं, 273 का डबल क्या होगा, 546, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा इसका 819। यार अब ये तीनों डिस्टिंक्ट डिजिट्स भी हैं और ये तीनों मेरी फॉलो भी कर रही है, ये इसका डबल है, ये इसका ट्रिपल है ना, तो यानी कि दिस इज करेक्ट। 279 भी करोगे, 293, 297, तो ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। 327 अगर फॉलो करोगे ना तो ये भी सेम पैटर्न यूज करेगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कितने ऐसे पेयर्स है, तो मेरे पास ऐसे 2 पेयर्स बनते हैं यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 पेयर्स आर पॉसिबल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे फिर पैसेजेस है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मैसेज ऑफ द ऑथर, ये हमसे बोला है ना। देखो दिस क्वेश्चन कैन बी बेस्ट डन अगर हम क्या फॉलो करें, एलिमिनेशन, ठीक है। इसको फॉलो करेंगे ना, जो आरसी में हमें एक्चुअली करना भी चाहिए, इसको फॉलो करेंगे तो विल बी एबल टू अप्रोच द करेक्ट आंसर, ठीक। क्या बोला इसने, वी अज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर, अरे वो सारा इसी को ही तो डिस्प्यूट कर रहा है, तो एलिमिनेट। पॉलिटिशियंस शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, यार ये कोई मैसेज नहीं है, ठीक है, ये एक सजेशन है। We need to devise a method for of bearing incompetence from public office. This is correct. As voters select their administrators, the eligibility of politicians to administer a state cannot be questioned. इसी को ही क्वेश्चन किया है एक्चुअली, तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट रेलेवेंट वन हियर, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Why is the methodology adopted in India to count the poor debatable? यार ये डिबेटेबल इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ इनकम मेथड को फॉलो करते हैं या उसकी परचेजिंग पावर कितनी है उसके बेसिस पे वी डिटरमिन कि वो कितना गरीब है या कितना अमीर है। सो एक्चुअली विच इज अ ड्रॉबैक, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन ऑफ पॉवर्टी एज मेगर इनकम और बाइंग कैपेसिटी। बाइंग कैपेसिटी मतलब परचेजिंग पावर कैपेसिटी, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर। हाँ यार देखो इसका सही आंसर इसलिए है क्योंकि जब हम पैसेज पढ़ेंगे ना वील रियलाइज कि अलग डायमेंशंस के भी पॉवर्टी है, तो इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रिविएशन इग्नोरिंग ऑल अदर्स, क्योंकि ये सिर्फ ओनली वन मेजर ही है, ठीक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ, ठीक है। तो क्या कहता है, ऑल डेप्रिवेशंस इन अ ह्यूमन लाइफ विच स्टेम नॉट ओनली फ्रॉम लैक ऑफ इनकम बट लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटीज। यार दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ में हमें एक चीज बोली है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं जिसकी वजह से भी अ पर्सन टेंड्स टू बी पुअर और फॉल इनटू पॉवर्टी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल एप्ट बैठता है विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15। यस यार ये ना बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये क्या कह रहा है, 2 जने हैं एक्स एंड वाई 3 किलोमीटर की रेस लड़ते हैं, ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका सरकमफ्रेंस है या पेरीमीटर है 300 मीटर।
ठीक है, और एक्स एंड वाई की जो स्पीड की रेशियो है ना वो है 3:2। यानी कि अगर मैं बोलूं कि एक्स जब 3 चक्कर काट लेगा ना तब वाई के सिर्फ 2 चक्कर होंगे। ठीक है, तो इस 3 चक्कर में वो एक बार ही मिलेगा उससे, तो ऐसे कितने चक्कर काट पाएगा? 3 चक्कर, क्योंकि 10 चक्कर काटने हैं ना 3 किलोमीटर के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। यार ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, मैं पूरा लिखूंगा नहीं। वो ये कह रहा है कि हम ABCD कैसे लिखते हैं, ABCDEF ऐसे करके पूरी लिखते हैं। हमें ZYX से स्टार्ट करना है। ठीक है, और फिर जो लेटर डिनोट कर रहा है हमें बताना है लखनऊ के लिए कौन सा लेटर सही है जो डिनोट कर रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो जब आप इसको फॉलो करोगे ना तो यू विल रियलाइज कि ऑप्शन डी जो है OFXPMLD ये हमारा सही बैठ रहा है यहां पे। ठीक है, सो मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने बता दिया कैसे क्वेश्चन होगा, तो यू कैन इजीली फाइंड द आंसर ऑफ दिस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है यार, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजा आ गया। इसमें क्या बोला उसने, एक टूर्नामेंट हुआ चेस का जिसमें 150 एंट्रेंट्स थे या 150 प्लेयर्स थे। अब चेस का कंपटीशन है, 2 ही जने लड़ते हैं आपस में। ठीक है, अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेनेवर ही लूजेस अ मैच। मैंने अगर मैच आज का अभी का हारा तो मैं एलिमिनेट हो गया, आई कैन नॉट हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटी, ये क्वेश्चन ने बोला। अब उसने बोला कि कोई भी मैच का रिजल्ट टाई या ड्रॉ नहीं हुआ है, तो हमें बताने कि टोटल टूर्नामेंट में कितने मैचेस हुए। यार अब एक चीज बताओ, मैं मैच हारा तभी तो मैं बाहर होऊंगा ना, उससे पहले तो मैं बाहर ही नहीं होऊंगा। तो मुझे 150 प्लेयर्स है और मुझे सबसे आगे आना है, मुझे रैंक 1 लानी है। तो यानी कि वो 149 प्लेयर्स को एक मैच हारना पड़ेगा ना, करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे? 149, क्योंकि हर प्लेयर एक बार ही खेलेगा, हारेगा बाहर हो जाएगा। तो टोटल मैच प्लेड वुड बी 149। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट सोचो एंड अप्लाई करो बिंदास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हाउ मेनी 3-digit natural numbers without repetition of digits are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5? Each digit is odd and the number is divisible by 5. ठीक है यार, देखो नंबर 5 है एंड सारी डिजिट्स ऑड है, तो मतलब कि जो यूनिट डिजिट है वो मेरी 5 ही रहेगी, करेक्ट। हाउ मेनी 3-digit natural numbers are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5? डिविजिबल बाय 5 तो कर दिया, अब सारी डिजिट्स ऑड होनी चाहिए। तो यानी कि यहां पर 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। 4 ऑप्शंस है। उसके बाद एक डिजिट यहां पे यूज जो करूंगा, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो यहां पे 3 ही ऑप्शंस बचेंगे। तो यानी कि मेरे पास कितने ऑप्शंस हुए टोटल? 4 × 3, यानी कि 12 पॉसिबल नंबर्स हैं यहां से। तो ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। बोलता है कि x एक इंटीजर है, हमें यह बताना है कि x इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर होता है जिसको फ्रैक्शन में नहीं लिखते, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। वो बोल रहा है x/3 इज नॉट एन इंटीजर। क्या तुम इससे कुछ बता सकते हो कि उसने बोला x/3 इंटीजर नहीं है। अगर मैंने बोला कि x की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 इंटू 3 क्या हो गया? 1/9, तो ये भी इंटीजर नहीं है। ठीक है, और मैंने बोला x की वैल्यू 1 है तो x/3 क्या हुआ? 1/3, तो ये भी इंटीजर नहीं है। यानी कि इंटीजर हो या इंटीजर ना हो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अभी मैं नहीं बता सकता। फिर उसने बोला 3x जो है ना आपको, वो आपका इंटीजर है। ठीक है, 3x मेरा इंटीजर है। अगर ये
3x हो गया और ये मेरा 3x हो गया, तो क्या आंसर आएगा? मैंने 1/3 लिया और 1/3 को 3 किया तो मेरा x इंटीजर हो गया। ये मेरा 1/3 था और इसको मैंने 3 × 1 किया तो ये मेरा इंटीजर हो गया। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में मेरा इंटीजर बन पा रहा है अगर मैं दोनों को यूज करूं। बट क्या मैं बता सकता हूं कि इंटीजर है या नहीं? मैं नहीं बता सकता। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों से प्रूव कर दिया कि वह इंटीजर लेकर भी बता दिया और नॉन इंटीजर लेकर भी बता दिया और दोनों फॉलो कर लिए। ठीक है, तो वी कैन नॉट से वेदर इट्स एन इंटीजर और नॉट एन इंटीजर। अगला क्वेश्चन देखो यार, ये तो बहुत इजी था, परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन था। उसने बोला पहले चीज 25% बढ़ गई है, मैंने 100 रुपये माना, 100 का 25% बढ़ गया मतलब 125 हो गया। फिर बोल रहा है 20% कम हो गई है, तो 100 का 125 का 20% कम मतलब कि 25 कम, यानी कि फिर से 100 हो गई। फिर बोल रहा है 10% से बढ़ गई मतलब 110 हो गई। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस? 100 का 110 हो गया, यानी कि 10% का इंक्रीज है, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि डायरेक्ट आंसर लेने वाला कि बटोर लो नंबर जितने बटोर पा रहे हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा सेम पैसेज पे है बेस्ड। वो क्या कह रहा है? Based on the above passage, the following assumptions have been made. Development of agriculture technology is confined to developed countries. या confined नहीं है, it has started moving. ठीक है, agriculture technology is not adopted, it is getting adopted. ठीक, तो अगर हम बोलेंगे कि इसमें सही आंसर क्या है, which of the above is or are valid, मैंने दोनों ही रिफ्यूट कर दिए ना, तो मतलब मेरा neither 1 nor 2 हो गया आंसर। ठीक, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. Poor countries need to bring about a change in their existing farming techniques, or developed countries have better infrastructure and they waste less food. यार देखो ये चीज ना, डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज हमें नहीं पता। डेवलपिंग कंट्रीज के पास अभी दिक्कत है ऐसा बताया है, तो इसके लिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. Growing enough food for future generations will be a challenge. Corporate farming is a viable option for food security in poor countries. ठीक है, या दिस इज अ क्वेश्चन विच आई एम स्टिल नॉट वेरी श्योर अबाउट, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट क्वेश्चन नंबर 23। देखो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट। वो क्या बोल रहा है कि द लेटर्स ए बी सी डी ई आर अरेंज्ड, ठीक है, इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, कि ए एंड ई के बीच में ना एग्जैक्टली 2 लेटर्स है, ये हमें बोला है। ठीक है, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? यार देखो, एक तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल है क्योंकि 2 जगह चाहिए, या एक अरेंजमेंट ये भी तो हो सकता है ना? और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है? यस, अगर हम इनकी जगह इंटरचेंज कर दें। है ना, तो मेरे पास 4 ऑप्शंस है और एक ऑप्शन में मैं कितना वो कर सकता हूं, मतलब मेरे पास इसके लिए कितनी जगह बची? 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1, यानी कि 3 × 6। एक को मैं 6 पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकता हूं, तो 4 को कितने में करूंगा? 6 × 4, तो यानी कि 24, ऑप्शन सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स। हमें यह बताना है कि क्या जेड एक्स का भाई है। X is a brother of Y. X is the brother of Y and Y is a brother of Z. और बोला X, Y, Z सिबलिंग्स है, ये तीनों भाई बहन है, बट Z भाई है या बहन है ये डाउटफुल है ना, ये हमें डाउटफुल है इसमें, तो वी कैन नॉट कंक्लूड। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर।
क्योंकि ये बहन भाई तो प्रूफ कर दिया। अब Z का एक्चुअल जेंडर क्या है, हमसे क्या पूछा है, इज Z ब्रदर, क्या Z भाई है X का, ये अभी हम नहीं बता सकते। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यार क्वेश्चन नंबर 26 देखो, वो कह रहा है 1.01 किलोमीटर की रोड थी, ठीक है, यानी कि 1010 मीटर लंबी रोड थी, जिसपे हमने 101 प्लांट लगाए इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि एक यहां पे लगा, फिर एक यहां लगा, फिर ये, और सबका डिस्टेंस इक्वल है। ठीक, ये चीज बोल रहा है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स, 5 प्लांट्स के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। यार देखो, अगर मैं ऐसे करके बनाऊं कि 3 जने हैं, लेकिन बीच में गैप कितने हुए, 2 ही गैप हुए ना, तो अगर 101 प्लांट है तो बीच में गैप कितना हुआ, बीच में गैप तो 100 का ही हुआ, यानी कि 1010 अपॉन 100 कर दूंगा तो ये कितना आएगा 1.01। तो 5 प्लांट्स में कितना आ जाएगा 5.05, यानी कि 50.5 मीटर। तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, A, B and C are 3 places such that there are 3 different roads from A to B. A, अगर मेरे को A से B जाना है ना, A से B, तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। ठीक, फिर बोलता है B से C जाना है, अगर मेरे को B से C जाना है तो मेरे पास 4 ऑप्शन है। ठीक, और अगर A से C जाना है तो मेरे पास 3 तरीके हैं। A से C जाना है तो आई कैन गो विथ 3 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं। यार हो सकता है मैं ऐसे डायरेक्ट जाऊं किसी भी 3 को, तो 3 वेज तो ये हो गए, प्लस मैंने इसको यूज किया, इसको यूज किया, इसको किया, इसको किया, तो कितने वेज हो गए 3 into 4 यानी कि 12। तो 12 + 3 15, तो टोटल पॉसिबल वेज कितने हुए 15, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला देखें। ए के पास कुछ सिक्के हैं। यार दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो वो क्या कह रहा है, मैं पढ़ के बताता हूं यहां से। ए के पास कुछ सिक्के हैं। ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू बी। बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू सी। सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 मोर टू डी। The number of coins D has now is the smallest 2-digit number. यार smallest 2-digit number मेरा 11 होता है, ये पता है, ये पता है ना। तो अगर D के पास 11 है तो C के पास कितना हुआ, 11 - 2 9, 9 × 2 18, यानी कि C के पास 18 हुआ। तो B के पास कितना हुआ, 18 - 2 16, 16 का डबल 32। तो A के पास कितना हुआ, 32 - 2 30, 30 × 2 60, तो A के पास 60 हो गया। तो मुझसे क्या पूछा है, हाउ मेनी कॉइन्स डज A हैव इन द बिगनिंग, इट इज ऑप्शन 60। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, हमारा ऑप्शन सी हुआ 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इन द सीरीज AB, ABC, ABCD, ABCDE, which letters appears at the 100th place। यार ये ना बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, और इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी यूज करेंगे। देखो कैसे, A, फिर AB, फिर ABC, फिर ABCD, फिर ABCDE, फिर ABCDEF, ऐसे करके करेंगे। तो यार ये देखते हैं ना कि 100 कहां पे बन रहा है, ऐसे हम समझ सकते हैं ना। तो अगर आप देखोगे ना 100 बन रहा है 13 पे जब जाओगे ना ऐसे, तो तब जाकर आपका 100 बनता है। ठीक, तो हमारे पास क्या वैल्यूज बचेंगी 9। तो 9th अल्फाबेट क्या है, ABCDEFGHI, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, मैं इसको एक बारी और अच्छे से समझाता हूं। सीरीज क्या है हमारे पास, सीरीज है A, फिर AB, फिर ABC, फिर ABCD, फिर ABCDE, ऐसे सीरीज है और ऐसे चलती रह रही है 100 डिजिट तक। हमें बतानी है 100वीं डिजिट क्या होगी, ये हमें बताना है।
यार देखो, इसको मैंने 1 माना, इसको 2, 3, 4, 5, ऐसे मुझे बताओ कि कब तक मेरे को करना है कि 100 आए। ठीक है, तो ये चीज करेंगे। तो मेरे को पता चल रहा है कि 91 तक मैं सबमिशन कर पा रहा हूं, 9 डिजिट्स ऐसी बच रही हैं। तो 9 डिजिट्स, फिर मेरी 9th डिजिट जो होगी ए से शुरू होगी, वही तो मेरी 100 डिजिट होगी ना यहाँ पे। तो वो क्या है? ऑप्शन आई। तो यानी कि ऑप्शन क्या हुआ हमारा? ऑप्शन सी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 3 persons A, B and C are standing in a queue, not necessarily in the same order. There are 4 persons between A and B. A and B के बीच में 4 जने हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। There are 4 persons between A and B. ठीक, and 7 persons between B and C. यार B अब यहां, C यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो अगर यहां पर हुआ तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 C। और अगर यहां पर हुआ A 1 2 3 4 B, और यहां पर 7 जने, फिर C। फिर हमें क्या बोल रहे हैं? 11 persons ahead of C। C से आगे 11 और, तो यहां पे 11 और आ जाएंगे, एंड 13 बिहाइंड है, और यहां पे 13 आ जाएंगे। What could be the minimum number? अब हमें बताना मिनिमम पॉसिबल कितने हैं इसमें। यार देखो, C से आगे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि यहां पे 3 हुए, और 13 बिहाइंड है, 1 2 3 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 और 3 22। सबसे लीस्ट नंबर क्या है? 22। तो ऑप्शन है मेरा सही हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये देखो 11 और 13 24 तो यही हो गए, 25 26 27 28 29 30 31 31 और 7 38, ये 38 आ रहा है। मुझसे क्या पूछा? मिनिमम। तो मिनिमम मेरा ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इट इज अगेन बेस्ड अपॉन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कह रहा है। According to the passage, natural selection cannot anticipate future environments on the earth as species not fully prepared to face the environmental changes that await them till extinction. ठीक है, all the existing species would get extinct as the genomes will not withstand biological mishap. देखो all the species करके ना गलत कर दिया, क्योंकि यहां पर भी लिखा है कुछ स्पीशीज नहीं करेंगी। तो ऑप्शन 2 एलिमिनेट करते ही मेरे पास क्या बचा? ऑप्शन सी, 1 3 and 4। ठीक है, समझ आया? अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पैसेज सजेस्ट दैट डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट अ थ्योरी एट ऑल बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रीन। एक्सटिंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोलॉजिकल असॉल्ट्स। यार ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, बट स्टिल आई एम सेइंग आई एम अ लिटिल डाउटफुल अबाउट इट। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा सही है यहां पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? विद रेफरेंस द पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। ओनली स्पीशीज दैट हैव द एबिलिटी टू ओवरकम एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी विल सर्वाइव एंड परपिचुएट। ये बिल्कुल ठीक है। More than 90% of the species on the earth are in the danger of going extinct. यार ऑलरेडी एक्सटिंक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गया, बी एंड डी गया, ए हमारा सही है, तो ऑप्शन ए हो गया। डार्विन थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑल द नेचुरल फिनोमिना, ये गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज? People should be persuaded to continue with the mainly Indian traditional cereal-based diets. India needs to focus on developing agriculture, productivity and capacity for more energy generations. यार ये दोनों नहीं है, but the options in which I am doubtful about is option number C and D. ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होना चाहिए, बट देयर वर फेलो पीपल हु सेइंग ऑप्शन सी भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी डी, बट कुछ जने सी भी कह रहे हैं,
तो वी हैव अ स्लाइट डिफरेंट ओपिनियन इन दिस। अगला देखो यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकेंड्स। यार ये ना तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है, तुम्हें सिर्फ एक चीज कह रहा है कि इसको ऐड करो। कैसे ऐड करो? एक दिन में कितने एक सेकेंड में एक सेकेंड मतलब एक्स, फिर उसके बाद एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 होते हैं, तो यानी कि 60x। फिर एक घंटे में कितने होते हैं? 3600 एक्स। फिर एक दिन में कितने एक्स होते हैं? 86,400 एक्स। 86,400 एक्स, ठीक है। फिर एक हफ्ते में कितने एक्स होते हैं? 6,04,800। 6,04,800 एक्स। तो टोटल एक्स कितना हुआ इन सबका समेशन, ठीक है, जो कि क्या आया हमारा? 6,94,861। 6,94,861 एक्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हिसाब से? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। P, Q, R, S, T, U आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ठीक है। फैमिली ट्री बनाना है, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन फैमिली रिलेशनशिप। R इज द स्पाउस ऑफ Q। R is the spouse of Q. U is the mother of T. U is the mother of T. ठीक है। And S is the daughter of U. S is the daughter of U. P's daughter is T. P की जो बेटी है वो T है, तो यानी कि U का भी T मदर है, तो यानी कि P and U are married. P's daughter is T, तो T का भी रिलेशनशिप पता चल गया। And S is the daughter of U. S is the daughter of U है ये। फिर बोल रहा है and R son is P. R का जो बेटा है वो P है, यानी कि R and Q ऐसे आ जाएगा। हमें बताना है which one of the following is correct. Q is the grandfather of T. यार इनका रिलेशनशिप ही नहीं पता है, तो ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। R is the mother of P. तो फिर वो रिलेशनशिप है, क्योंकि इनका जेंडर में अभी हमें पता नहीं है कौन सा क्या है। T is the granddaughter of Q. T is the granddaughter of Q, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया, जिसने मार्क किया वो भी ठीक किया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? सिटी Q, हमें बताना है P एंड Q में कितना डिफरेंस है। P एंड Q में कितने दूर है सिटीज। सिटी Q इज 18 किलोमीटर फ्रॉम R. Q एंड R आर 18 किलोमीटर एंड P एंड R आर 43 किलोमीटर। यार देखो, आइडियली तो ना कहीं पर भी तुम निकालो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, यू शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ P to R, ठीक है। हाउ फार इज सिटी P फ्रॉम सिटी Q? P एंड Q का डिस्टेंस निकाल सकते हो इररिस्पेक्टिव P की लोकेशन, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द। हमें दोनों स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन एक स्टेटमेंट से बात नहीं बनेगी, वी नीड बोथ द स्टेटमेंट्स, ठीक है। यार देखो, अगर निकालने का बोलते ना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वी डोंट नो विच डायरेक्शन, बट कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, हम निकाल लेंगे। अगर इधर होगा तो पाइथागोरस लगेगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, बट निकल जाएगा कुछ भी करके। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन सिलोजिज्म्स। इसमें ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? ऑल पेन्स आर बुक्स, ये पेन है, ऑल पेन्स आर बुक्स, ये हमारी बुक हो गई, ठीक है। नो चेयर इज अ पेन, यानी कि नो चेयर इज अ पेन, ऐसे डिनोट करेंगे। फिर वो कंक्लूजन क्या है? ऑल चेयर्स आर बुक्स, ऑल चेयर्स आर बुक्स नहीं हो सकता। नो चेयर इज अ पेन, नो चेयर इज अ पेन, क्या हम इसको बोल सकते हैं? नो चेयर इज अ पेन,
बिल्कुल ठीक है। ऑल चेयर्स आर बुक्स, ऑल चेयर्स आर बुक्स रिफ्यूट कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा सॉरी, स्टेटमेंट 2 तो हमें दिया ही हुआ है। ऑल चेयर्स आर बुक्स, तो ये एलिमिनेट हुआ। सम चेयर्स आर पेन, सम चेयर्स आर पेन, ये भी गलत हुआ। ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स में पेन भी आता है, तो ये भी गलत हुआ। नो चेयर इज अ बुक, ये भी गलत हुआ। तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, यानी कि कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या बोला? ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ये इंजीनियर्स हो गए। एंड ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, तो ये हमारे साइंटिस्ट हो गए। फिर क्या बोल रहा है? सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, कुछ साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, बिल्कुल ठीक है। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, नहीं यार, सारे इंजीनियर्स नहीं है। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब 1 और 3 कंक्लूजन हमारा फॉलो हो रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 फॉलोस, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा यहां पे। ठीक है, अगला देखो, 8 स्टूडेंट्स सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है ना, हमें बताना है, क्या बोला है? बी एंड डी, देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है ना, बोला है बी एंड डी नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू नॉर अपोजिट टू, बी एंड डी नाइदर सिट एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू सी। ठीक है, ये नहीं होता। फिर हमें क्या बोला है? ए सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी, ई एंड डी के बीच में ए बैठता है। ठीक है, और फिर अगली चीज क्या बोली है? एफ सिट्स इन बिटवीन बी एंड एच, सिमिलरली बी एंड एच की जगह एफ बैठता है बीच में। ये हमें दिया है। और कितने जने? वी हैव टोटल 8 पीपल, है ना। ये 8 जने। फिर उसके बाद देखो हमें क्या बोल रहा है वो, बी एंड एफ, एच के बीच में एफ है, मैंने ये बी माना, ठीक है, मैंने ये एच माना, तो ये एफ हो गया। ठीक है, अब बी के और डी के साथ में सी नहीं आएगा, तो मतलब सी यहां नहीं आ सकता, इसके अपोजिट नहीं आ सकता। ठीक है, अगर डी यहां आया तो सी यहां भी नहीं आ सकता और यहां भी नहीं आ सकता, तो सी के लिए कौन सी जगह बचेगी? एच के साथ वाली, तो सी यहां पर आ गया मेरा। ठीक है, और ई एंड डी के बीच में ए बैठता है ना, तो ई ए डी, ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहा है? तो ये मेरा जी आ जाएगा, बी के अपोजिट में जी। अब उसने क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट? बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी, बी सिट्स बिटवीन ए एंड जी, नहीं। सी सिट्स अपोजिट टू जी, सी के अपोजिट में ई बैठा हुआ है, तो ये भी गलत। ई सिट्स अपोजिट टू एफ, ई के अपोजिट में एफ, ई के अपोजिट में एफ, लेकिन नहीं है, एफ के अपोजिट में तो डी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ द अबव फॉलोज। ठीक है, चलो अगला 41 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 41 इज अगेन बेस्ड अपॉन पैसेज। क्या कह रहा है? द पैसेज इज बेस्ड अपॉन द आइडिया मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, द ग्रेट इवल ऑफ आवर एज इज ओवरस्ट्रेन, मैन कैनॉट थिंक वेल, मैन कैनॉट केयर ऑफ हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर। यार देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज करेक्ट इज मैन कैनॉट केयर ऑफ हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ये सही बन रहा है। अगला देखते हैं। मैन डज नॉट सीक सेल्फ इंप्रूवमेंट बिकॉज
ही लव्स अम्यूजमेंट एंड इज मेंटली आइडल। एग्जैक्टली स्टेटमेंट दी हुई है पैसेज में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, which of the following would invariably happen if in a country when the demographic dividend has begun to operate? क्या बोल रहा है? Number of illiterate people will decrease. ये बिल्कुल ठीक है। The ratio of very old and very young will decrease. हाँ, demographic dividend का मतलब ही होता है majority of the people are in a working population. Population growth rate will quickly stabilize. Correct. ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा, 1, 2 and 3। ठीक, 44 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन? डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री टू रैपिडली इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। करेक्ट। Promotion of higher education is an essential condition for a country for its rapid economic growth. तो this is also absolutely correct. तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 5 friends purchase some notebooks. यार देखो, ये ना बहुत इजी क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट्स क्या बनेगी मैं बता देता हूं। Z purchased 8 notebooks more than X did. X plus 8 is equal to Z. Z purchased 8 notebooks more than X, तो X plus 8 is equal to Z हो जाएगा। फिर हमें दिया P plus Q is equal to 21। ठीक है, और ये भी दिया कि P जो है ना Q से 5 ज्यादा करता है बाय, यानी कि P minus Q is equal to 5। ठीक, फिर उसके बाद बोला है X plus Y जो है 28 बुक्स है, X plus Y is equal to 28। फिर बोला P परचेज 5 नोटबुक्स मोर देन X डिड। अब यहां से P एन X का आ जाएगा। ठीक, इससे मैं P X Y Q सब निकाल लूंगा, उससे मेरे को पता चल जाएगा कि टोटल नोटबुक्स कितनी है। फिर 40 से मल्टीप्लाई करके मैं आंसर निकाल लूंगा। करेक्ट। तो टोटल नोटबुक्स में अगर करूंगा ना तो यहां पे मेरी आती हैं 65 नोटबुक्स। 65 इंटू 40 कितना होएगा? 2600। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 46। यार दिस क्वेश्चन ना इट शुड बी डन विद योर एग्जांपल्स, सॉरी ऑप्शंस, उससे बहुत जल्दी होगा। वैसे सॉल्व करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, ऑप्शंस के थ्रू डायरेक्टली पता चल जाएगा। इट्स 5 मिनट्स फास्ट। ठीक, अगला देखो। अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमंग 6 चिल्ड्रन। सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाय बी। यार ये कैसे बनेगी ना, क्वेश्चन में बता देता हूं। ये बनेगा ए इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 5e इज इक्वल टू 6f। ठीक है, और सबका समेशन मुझे बताना है कि क्या होगा। ठीक, यार मैं ना इसको ऐसे लिखूंगा, a प्लस a बाय 2 प्लस a बाय 3, ऐसे करके सॉल्व करूंगा। तो 147 अगर मैं करता हूं ना तो 4d की जो वैल्यू है वो मेरी a की वैल्यू 147 से 60 आ जाएगी। तो 4d की वैल्यू क्या हो जाएगी? d की वैल्यू a बाय 4, तो वो 15 आ रही है। लेकिन मुझे बोला है कि सो दैट द नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट्स इज एन इवन नंबर, सबको इवन मिलना चाहिए। तो इसीलिए 294 हो जाएंगे पेन्स, ताकि वो 15 की जगह 30 मिले। ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है। इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, a प्लस a बाय 2 प्लस a बाय 3 प्लस a बाय 4 प्लस a बाय 5 प्लस a बाय 6। ठीक है, यहां पर हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरा 60 आ जाएगा। 60 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेन्स। ए कॉमन आ जाएगा, है ना।
तो यानी कि 60/60 प्लस 30 90, 90 प्लस 20 110, 110 प्लस 15 125 प्लस 12 137 प्लस 10 147, तो 147। अगर टोटल नंबर ऑफ पेन्स 147 ही होगा तो 60 वैल्यू आएगी ए की, और 60 पे मैंने बता दिया कि वो a/4 हो जाएगा तो वो 15 आएगा, तो ऑड हो गया, इसलिए 294 वैल्यू आएगी। इससे a/5 a/4 भी 30 हो जाएगा, तो इवन है। बाकी सब तो ऑलरेडी इवन था, इवन का डबल इवन ही होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या बोल रहा है? 6 persons are sitting equidistant from each other around a circular table. Who is sitting on the immediate left of A? ये हमें बताना है ना? देखो, who is sitting on the immediate left of A? क्या बोला? B is sitting opposite to C and D is sitting opposite to E. B के अपोजिट में कौन बैठा है? C, एंड D के अपोजिट में कौन बैठा है? E. F is sitting on the immediate left of B. F is sitting on the immediate left of B. ठीक यार, देखो 6 जने हैं, 1 2 3 4 5 6। मैंने B बनाया, B के F अपोजिट में, लेफ्ट में F बैठा है, एंड B के अपोजिट में कौन है? C, ठीक है, एंड D के अपोजिट में कौन है? E. हमें बताना है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A कौन है। यार A एंड D एंड E यहां पर होंगे, D एंड E, तो ये A हो गया। लेकिन D एंड E अपोजिट भी तो हो सकते हैं, यहां पे D हो सकता है, यहां पे E हो सकता है। तो A का जो नेबर है इमीडिएट लेफ्ट, वो D या E कोई भी हो सकता है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर। तो मैं क्या बोलूंगा? Both statement 1 and statement 2 are not sufficient to answer the following question. ठीक है, क्योंकि I have a discrepancy between A and D अभी। अगला देखो, What is the age of Manisha? This is a very good question and very easy अगर आप ठीक से करो तो। हमें बोला है Manisha is 24 years younger than mother, मतलब मनीषा की एज प्लस 24 इज मदर, है ना? 5 साल बाद द एजेस ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो 3:5। यार चाहे आज की बात करो, चाहे 5 साल बाद की बात करो, चाहे 50 साल बाद की बात करो, डिफरेंस बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर विल ऑलवेज बी सेम, तो वो 24 ही रहेगा। तो यानी कि ये जो 2 का डिफरेंस है रेशियो में, वो 24 डिनोट कर रहा है, यानी कि 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12, तो यानी कि 36:60 आ गई एज 5 साल बाद। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 31 एंड 55। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा? 31। तो दोनों स्टेटमेंट से मैं निकाल सकता हूं, है ना? यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी मेरा सही होगा यहां पे। ठीक है, अगला देखो, 6 lectures A, B, C, D and F of 1 hour duration are scheduled between 8 से 2। Consider the following question and answer the statements given below। ठीक है, which period is the third period? हमें बताना है थर्ड पीरियड किसका है। लेक्चर F is preceded by A and followed by F, मतलब F से पहले A है और बाद में C है। There is no lecture after B, B के बाद कोई लेक्चर नहीं है, तो B यहां आ गया। तो 2 लेक्चर अभी कौन कौन से बचे? D एंड E। तो D एंड E मेरा यहां पे हो सकता है, ठीक है, या ये भी तो हो सकता है A हो, F हो, C हो, D हो, E हो, B हो। ये भी तो सारा सेटिस्फाई कर रहा है। लेक्चर F इज प्रिसीडेड बाय A एंड फॉलोड बाय C, नो लेक्चर आफ्टर B। तो D एंड E की वैल्यू अभी मेरे को सेटिस्फाई नहीं करेगी, कहां पर होगी? तो यानी कि आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली कैलकुलेट कि थर्ड पीरियड में क्या होगा, है ना? तो मेरा क्या आंसर होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 इज अगेन बेस्ड अपॉन अ पैसेज Which of the following statement best reflects the underlying tone of the passage?
ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बेस्ट मेक यूज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला देखिए 52, विद रेफरेंस टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ये हमसे पूछा है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अडल्ट्स टू फील थ्रिल्ड बाय प्रेजेंस, देयर कैन बी मोर देन वन रीजन वाई अडल्ट्स फील लेस थ्रिल्ड बाय प्रेजेंस। या देखो डायरेक्टली दिया हुआ है, परहैप्स इट इज बिकॉज वी हैव टू मच ऑलरेडी, हमारे पास ऑलरेडी बहुत है, और बिकॉज वी हैव लॉस्ट द फुलनेस ऑफ द जॉय ऑफ गिविंग एंड एट द फुलनेस ऑफ द जॉय ऑफ रिसीविंग, देने और लेने का जो सुख है वो भी छोड़ दिया। सो इट कैन बी एनीथिंग, है ना। तो वी कैन नॉट एग्जैक्टली से व्हाट द आंसर इज। सो इसके लिए क्या आंसर होगा हमारा? आर ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, देयर कैन बी मोर देन वन रीजन व्हाई अडल्ट्स फील लेस थ्रिल्ड विद द प्रेजेंस। ठीक, अगला देखो 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ऑथर ऑफ द पैसेज इज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है पैसेज? बेसिकली ही इज अगेंस्ट वरिंग टू मच अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम अपना प्रेजेंट एंड पास्ट का इतना सोचते हैं, इसके लिए जो ऑथर है वो अगेंस्ट है कि इतना नहीं करना चाहिए। दैट इज वाई ही इज कंपेयर्ड दिस टू अ चाइल्ड, कि उसको ये फर्क ही नहीं होता कि कल क्या हुआ या कल क्या होगा। ठीक है, इसलिए इट्स वेरी हैप्पी इन द प्रेजेंट। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, वो कह रहा है, लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, सपोज एक्स इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स formed by A, B and C without repetition. Consider the following statement. The fourth digit least value of x is 1332. The 3-digit greatest value of x is 888. Yeah, this is a question which I'm not very sure about. तो इसलिए अभी इसको मार्क करते हैं। ठीक है, I'll give you the answers of this later. अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? यार ये ना बहुत सही क्वेश्चन है। एक ना नंबर लॉक है 3 डिजिट का। द पिन कंटेन्स 1 to 7. देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ डिजिट। द डिजिट ऑफ द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, 1 to 7 ऑप्शन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2, यानी कि 2 डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 2 है। डिफरेंस 2 एटलीस्ट। हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनिटी? कितने अटेम्प्ट्स करने हैं कि मैं पिन बता पाऊं क्या है सर्टेनिटी के साथ? यार देखो ऑप्शंस क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑप्शंस है मेरे पास, है ना। यार 7 लूंगा पहली डिजिट तो छोटी होनी चाहिए, तो और डिफरेंस 2 होना चाहिए एटलीस्ट। तो 6 तो हो नहीं सकता, 5 होगा, 4 होगा या 3 होगा। 5 हुआ तो डिफरेंस क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। 4 लिया तो क्या हो सकता है? 2 and 1। 3 लिया तो क्या हो सकता है? 1। ये ऑप्शंस है मेरे पास, है ना। और अगर 7 के बाद 5 की जगह मैं 7 के बाद 4 लेता हूं या 7 के बाद मैं 3 लेता हूं तो क्या बनेगा? 7 5 3 जो यहां पर है बेसिकली है, या 7 5 2। अगर अब मैं 7 की जगह मैंने नंबर लिया 6, तो 6 के बाद क्या होगा? 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 होगा तो वो अगला -1 में हो जाएगा। 4 and 3, अगर 6 का 4 है तो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 है तो 1 होगा। यही मेरे पास ऑप्शंस है ना। यानी कि 7 5 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो देखो कितने ऑप्शंस बने। यार 5 अगर लूंगा ना तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, 5 3 and 1, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं बन रहा। अब देखो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है। 7 5 3 7 5 2,
एंड 7 5 1, ये तो 7 के बाद 5 हो गया। अब 7 4 2 7 4 1, ठीक। फिर उसके बाद 7 3 1, ये हो गया। तो ये कितने बने? 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल वेज है 7 से। 5 4 6 से कितने बने? 6 4 2 या 6 4 1 या 6 3 1, तो कितने हुए? 3, है ना। और उसके बाद एक क्या है? 5 3 1, तो वो एक हुआ। तो यानी कि 10 ऑप्शंस में मैं चीज पक्की कर सकता हूं कि इनमें से एक तो मेरा सही होगा, है ना। ये बात मानते हो? या तो 753 होगा, 52 होगा, 51 होगा, 42, 741, 731, है ना। या उसके बाद 643, 642, 641 या 631 और या 531। ये 10 ऑप्शंस है मेरे पास, तो मेरे पास आंसर क्या हुआ? 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस एंड ड्रॉइंग द डायमीटर ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। यार देखो, अगर हम डायमीटर यूज करते हैं ना सर्कल का, तो एनी एंगल दैट इज फॉर्म्ड इज ऑलवेज अ 90 डिग्री, हमें पता होता है, ठीक है। यानी कि ये एक सर्कल है, ठीक है। 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। यार एक डायमीटर लेते हैं अभी, ये डायमीटर हो गया। अब कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं? एक ये बन सकता है, ठीक है। एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। 3 बने, 3 इस साइड बनेंगे तो 6 हो गए। ये एक डायमीटर पे हो गए। दूसरा डायमीटर ये है, तीसरा डायमीटर ये है, चौथा डायमीटर ये है। तो यानी कि एक डायमीटर से 6 और टोटल 4 डायमीटर, यानी कि 6 × 4, तो यानी कि 24 राइट एंगल ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक। अगला देखो 57th। 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. 30 दिन में काम करते हैं। In how many days can 12 men and 24 women can do the same piece of work? यार जब मैंने बहुत बार ये चीज बताई है, अगर हम men and women की बात करें तो 2 वेरिएबल्स हैं, हमें 2 इक्वेशन चाहिए। जैसे ही 2, अगर इसके बाद एक चीज देता ना कि 3 men and 9 women can do the same work in these many days, अगर कुछ भी देता तो फिर हम उन दोनों को यूज करके ये बता पाते, अभी नहीं बता सकते। तो डेटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, ठीक। अगला देखिए 58। हमें बताना है रिमाइंडर क्या बचेगा इसमें। यार देखो, जो हमें 1261 दिया है ना, मतलब ये पूरा प्रोडक्ट इज बेसिकली डिवाइडेड बाय 1261। 1261 को ना मैं 97 × 13 लिख सकता हूं। तो 97 से 97 कटा, 13 and 91 कटा ना 7 से, तो मतलब कि रिमाइंडर क्या आया? कुछ भी नहीं आया, 0 आ गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। एक रेक्टेंगल है 20/8 का। इज इट पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर्स? यस। 8/8 में काटा, 8/8 में काटा, तो ये 8 बचा, है ना, 4 बचा, तो हम इसको 4/4 में काट सकते हैं। तो वी कैन कट इट इन 4 स्क्वायर्स। 4 इक्वल स्क्वायर्स में नहीं कर सकते, जो हमसे बोला है। फिर क्या बोला है अगला, इज इट पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया? यस वी कैन। कैसे? 10 × ½ × 8
हमारी जो हाइट है इंटू ए मान लो बेस इज इक्वल टू एरिया क्या होएगा 8 इंटू 20 यानी कि 160। तो यानी कि 8 इंटू ए इज इक्वल टू 32। तो ए इज इक्वल टू 4। ठीक है यार, अब देखो कैसे ये बनेगा। ये ऐसा रेक्टेंगल है, ऐसे स्क्वायर्स बनेंगे। ठीक है, ऐसे 5 स्क्वायर्स और ऐसे 5 स्क्वायर्स। ठीक, तो वी कैन कट, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? व्हेन 70% ऑफ अ नंबर इज x इज एडेड टू अनदर नंबर y, यानी कि 70.7x is added to another number y plus y, it becomes 165% of the value of y, यानी कि 1.65y बन जाता है। यानी कि 0.7x is equal to 0.65y। ठीक, दूसरी चीज बोल रहा है x 60% of x यानी कि 0.6x is added to another number z, then the sum become 165 of the value of z, यानी कि इज इक्वल टू 0.65z। यार अब 0.6x 0.65z का है, मतलब 0.6x के बराबर करने के लिए मेरे को z का 0.65 लेना पड़ रहा है। तो z इज लेस देन x। सेम सिचुएशन यहां पर है, y का 65 है लेकिन x का 70 लग गया है, तो मतलब x छोटा है y से। तो z लेस देन x लेस देन y, तो ऑप्शन ए मेरा सही हो गया। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है? इट्स बेस्ड अपॉन अ पैसेज। क्वेश्चन नंबर 61, द करेक्ट आंसर हियर इज which of the following is implied by the passage? Most of the people do not accumulate money for their needs. Most of the people never fail to accumulate money for their needs. There are people who fail to accumulate money for the needs. There is no need to accumulate money. ठीक है यार, अगर आप पैसेज पढ़ोगे ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सिमिलरली अगला देखते हैं, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? People should not be influenced by the opinion of others. People should accumulate as much money as they can. तो इसका करेक्ट आंसर है पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ द अदर्स। ठीक है, 63 देखते हैं। 63 हमारा क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हमारा, 1 ओनली। ठीक, 64 देखते हैं। 64 इज अगेंस्ट बेस्ड अपॉन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या बोल रहा है? दो कैंडिडेट्स हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, दे कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 80% ऑफ द वोटर्स ने कास्ट डाला। यार मैंने माना टोटल वोटर्स भी 1000x। ठीक, तो 80% कितना हुआ? 800x। उसमें से x को 56% मिला, 56% मिला, यानी कि इसको 44% मिला। ठीक है, 354x आया, और ये हमारा कितना आएगा? दिस विल टर्न आउट टू बी 448x एंड दिस इज 352x। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका डिफरेंस क्या होगा। 96x जो हमारा डिफरेंस आया, ये कितने के बराबर है? 1440 के। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरी यहां से कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी ना। तो टोटल कितने हुए? पूछा टोटल वोटर्स कितने हैं, तो 1000x, 1000 इंटू 15 इज 15000। तो ऑप्शन ए। ठीक, 65 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखो क्या है।
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड। यार देखो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हर नंबर पे -3 करो एंड चेक करो कि क्या वो डिविजिबल है। जोन सा नंबर डिविजिबल होगा ना वो हमारा सही आंसर होगा इधर, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1083 इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला देखिए, लेट P be a 2-digit number and Q be a another number which is the reverse of it। प्रोडक्ट उनका 2430 है। यार किसी डिजिट का अगर 2430 है ना, ठीक है, इसका यही मतलब है कि एक डिजिट उनमें से 5 है यूनिट डिजिट पे। तो चेक कर लो कि कौन कौन सा, 15 and 25 चेक करो, 15 and 51 चेक करो, 25 and 52 चेक करो, 35 and 53 करो, 45 and 54 करो। तो 45 and जब 54 करोगे ना, उनका प्रोडक्ट 2430 है। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? इनका डिफरेंस 9 हुआ। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया, ठीक है। अगला देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। P is a prime number and Q is a composite number। P into Q can be an odd number। P into Q क्या odd हो सकता है बताओ? यार मैं ना इसका फटाफट एग्जाम्पल बताता हूं तो जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, P हमारा प्राइम है, वो मैंने 3 लिया, एंड वो हमारा 9 है कंपोजिट, तो 27 ऑड, तो ये सही है। Q बाई P कैन बी अ प्राइम नंबर, ठीक है, सेम है। Q हमारा 9 है, P हमारा 3 है, तो 9 बाई 3 इज 3, कैन बी अ प्राइम, यस। P प्लस Q कैन बी अ प्राइम नंबर। मैंने यहाँ पे P को माना 7, Q को माना 4, तो 7 प्लस 4 11, कैन बी अ प्राइम। तो तीनों सही हो गए, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 68 इज अ क्वेश्चन विच इज स्टिल डिस्प्यूटेड अभी, तो दिस इज समथिंग विल डू लेटर। तो अभी तक 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए मैंने बोला है कि बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 69 देखिए, देयर आर 2 कंटेनर्स। यार 100 ml था मिल्क, 100 ml था पानी, मैंने 20 ml दूध निकाला, इसमें डाला, तो ये 80 हुआ, ये 120 हुआ इन द रेशियो 5:1। 5 यहाँ पे वाटर है, 1 मिल्क है। फिर मैंने इस लिक्विड को निकाला और यहाँ पे डाला, ठीक है, तो 20 में से रेशियो वही रहेगी 5:1, तो यानी कि 83.33 मेरा मिल्क हो जाएगा एंड 16.67 वाटर हो जाएगा, जो कि यहां पर भी सेम है। तो m:n बराबर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। अगला देखो यार, एक पाई चार्ट में 360 डिग्री होता है, तो 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 45 185, एंड 185 प्लस 75 इज 260। तो कितना बचा? 100 डिग्री बचा। 100 डिग्री अपॉन 360 करोगे तो इसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन डी 250/9, ठीक है, क्योंकि इंटू 100 हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, इट इज वेरी वैल्यूएबल, ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 72 जो है उसका आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 73 इसका आंसर इज डी, बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्विफायर्स, ठीक। अब देखो लास्ट सेट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपके पेज पे था सेट ए में, हमें बोला है कि 3m इंटू एन की वैल्यू क्या है, ठीक है। यार देखो 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूं, 12 को मैं 3 इंटू 4 लिख सकता हूं, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, और 3 तो है ही है। तो 3 कितने हुए मेरे पास? 1 2 3 4 5 6, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो ऑप्शन बी मेरा ठीक हो गया, ठीक है। अगला देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस। यार ये ना ऐसे डिफरेंस है, देखो 2 and 12 का डिफरेंस 10, 12 and 36 का 24,
36 एंड 80 का कितना डिफरेंस है? 44। 80 एंड 150 का 70। 150 एंड x का पता नहीं। अब 10 एंड 24 में कितना है? 14। 24 एंड 44 में 20। 44 एंड 70 में 26। तो अगला 32 होना चाहिए। 32 प्लस 70 102। 102 प्लस 150 इज 252। तो ऑप्शन बी मेरा सही हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। वन नॉन जीरो डिजिट, वन वॉल एंड वन कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट आर टू बी यूज इन फॉर्मिंग पासवर्ड्स सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विद अ वॉल। अगर वॉल है तो 5 वॉल्स होते हैं, तो ऑप्शन 5 है मेरे लिए। एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट 21 है। हाउ मेनी सच पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड? एंड अ नॉन जीरो डिजिट यानी कि 9। तो 5 इंटू 21 कितना हुआ? 105। 105 इंटू 9 945। तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक, अगला देखो। देयर आर 9 कप्स प्लेस्ड ऑन अ टेबल। यार ये ऐसे अरेंजमेंट होगा 3x3 के फॉर्म में, ठीक है। एटलीस्ट 1 कॉफी होनी चाहिए हर जगह। तो 3 कॉफी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो और कॉफी कितनी है मेरे पास? 6 है ना। आउट ऑफ विच 6 कप्स कंटेन कॉफी एंड 3 कंटेन्स टी। तो पहले चॉइस के लिए क्या है? 3C1 यानी कि 3 इंटू 2 6। दूसरे के लिए क्या है? 3C2 यानी कि इंटू 3। तो 6 इंटू 3 हुआ, तो यानी कि ऑप्शन ए मेरा 18 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 77 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज पॉसिबल। यार इसका ना याद रख लो, 1 2 3 होता है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला, व्हाट इज द नंबर of numbers of the form 0.x5 where x and y are distinct non-zero digits। यार देखो, x के लिए मेरे पास अगर 9 होगा पॉसिबल वैल्यूज, क्योंकि नॉन जीरो है, तो y के लिए 8 बचेगा। तो टोटल कितना हुआ? 9 इंटू 8 72 पॉसिबिलिटीज। ऑप्शन ए। ठीक, अगला देखिए। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 40 kgs। हमें क्या दिया है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 120। फिर दिया है b प्लस डी प्लस e इज इक्वल टू 126 kg एंड द वेट ऑफ f इज इक्वल टू b। मतलब f इज इक्वल टू b, मतलब मैं यहां पर इसकी जगह f भी लिखूं तो बात चल जाएगी। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ a b c d e f? समेशन कर दूंगा तो कितना आया? 246 अपॉन 6 41। तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक, so with this we are done with the CSAT discussion for the paper 2022. All those students who are interested in joining with the CSAT and the study IQ course of the UPSC are most welcome, and the admissions are open for it. You will also have more than 100 hours of CSAT in that, and other faculties will be taking up the GS portion. Thank you.